हिस्ट्री का बैकग्राउंड जानने के बाद बिहार में स्टोन एज का कौन कौन सा प्रमाण मिला है। फिर वैदिक टाइम में और उधर इन सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक पीरियड में नहीं कुछ मिलेगा, लेकिन लेटर वाले में मिलेगा। और फिर महाजनपद की हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, जिसमें आप याद करें, इसमें जनरली साइट्स पूछे जाते हैं आपसे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पे चीजों को देखा जाता है। तो उसमें फिर साहित्यिक स्रोत के आधार पे देखा जाता है। इन सब की चर्चा हम लोगों ने किया था। और फिर हम लोगों ने स्टोन एज की चर्चा किया। और उसमें सबसे पहली चर्चा हम लोगों ने किया था कि पूरा पाषाण काल का साइट कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यह है जो मन करके याद किया था, एम से मुंगेर और एन से नालंदा। मध्य पाषाण में मुंगेर और नव पाषाण यानी नियोलिथिक में दो नाम तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। एक तो चिरांद और दूसरा चेचर। चिरांद आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, वही चेचर कहाँ, वैशाली में पड़ेगा। यह बात हम लोगों ने कर लिया था। फिर वैदिक की बात करें तो वैदिक में भी उत्तर वैदिक काल में, है ना, बिहार वाले एरिया में लोगों का बसाव होगा, गंडक नदी के आसपास। फिर हम लोगों ने इसमें यह चर्चा भी किया था कि ऋग्वेद में कीकट या ब्रात कहा गया है बिहार को। ब्राह पुराण में भी कीकट कहा गया है। और कीकट मतलब यहाँ पे संबोधित किया गया है अपवित्र प्रदेश, अनार्यों का प्रदेश। ठीक है, यह बात हो गई थी यहां तक। फिर आपको हमने याद करने के लिए बोला था कि आप 16 महाजनपद को क्या करेंगे याद, जिसमें सबकी राजधानी की चर्चा हम लोगों ने किया था कि मगध की राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज या राजगीर। अंग की चंपा, बज्जी संघ का कहाँ, वैशाली। ये तीन महाजनपद, 16 में से तीन महाजनपद अपने इस वर्तमान बिहार में है ना। और इस बात की चर्चा यह मिलती है कि 600 बीसी में क्या था, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जो कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ। और दोनों में चर्चा मिलता है 16 महाजनपद की। और उन 16 में से तीन महाजनपद अपने इस बिहार में होगा, जिसकी राजधानी कुछ इस प्रकार से है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, अंग का चंपा, बज्जी संघ वैशाली, काशी का वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, मल कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र, शूरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती, अवंती, उज्जैन, मत्स्य, विराटनगर, अस्मक, पोतन या पोटली। और इसमें हम लोगों ने बात किया था कि साउथ इंडिया में मात्र यही एक। इसके बाद इंडिया के बाहर कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर, और गंधार तक्षशिला। ठीक है, यानी यह क्या है, इंडिया के बाहर है। और अस्मक दक्षिण वाले में है, बाकी नॉर्थ वाले और वेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, यहां तक चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। और फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि आप लोग मैप पे चीजों को लोकेट करेंगे। थोड़ा गूगल देवता का सहारा लीजिए, सीधा मारिए 16 महाजनपद का मैप दे दो भाई। और उसके बाद है जो मैप के हिसाब से चीजों को इंडिकेट कर दीजिए, एक बार लिख लीजिए, लोकेशन भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में टेबुलर फॉर्म में आप सबका क्या, राजधानी
भी याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक तो बज्जी संघ और लिच्छवी, याद है पढ़े थे कि लिच्छवी सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य सबसे पहला आपको बज्जी, जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर ये सब वाला एरिया, यानी नॉर्थ बिहार वाला बात कर लो। इसके बाद मगध, पटना गया नालंदा वाला एरिया, और अंग भागलपुर मुंगेर वाला एरिया, है ना, इन सब में यह चीजें देखने को मिली। अभी देखो महाजनपद जो है इसका विकास किस फॉर्म में हुआ। तो सबसे पहले कबीला, फिर कई सारा कबीला मिलके जन, और कई सारे जन मिलकर के जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलकर के महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद समझो कि वो अपने आप में एक देश टाइप का हो गया, या एक राज्य टाइप का हो गया, लेकिन उसमें राज्य किसी दूसरे के कंट्रोल में थे नहीं, सेंट्रलाइज सिस्टम था नहीं, तो अपने आप में देश ही कह सकते हैं उस समय का। ठीक है, तो यह बात हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट किया था। इसके बाद हमें आगे इसमें बढ़ने हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे तो बज्जी संघ, तो बज्जी संघ की राजधानी कहाँ, वैशाली। बिहार में तीन ही पढ़ने हमें, तो हम भी तीन के ही चर्चा करेंगे। बज्जी संघ, वैशाली, और इसमें देखेंगे नाम ही है संघ, इसमें टोटल 8 कुल रहेंगे। कितने कुल, 8, जिसमें नाम है, पहला बज्जी है तो बज्जी, फिर लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। कौन कौन, बज्जी, लिच्छवी, बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह। ठीक है, बज्जी तो बज्जी है, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, और लास्ट में है इक्ष्वाकु। अपनी इच्छा लास्ट में जताने हैं। तो क्या, बज्जी, फिर लिच्छवी, लिच्छवी के बाद ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, जिसमें सबसे जो प्रमुख था आपका, वह कौन था, लिच्छवी, राजधानी वैशाली, और इस नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। राजा विशाल के करने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है भाई, वैशाली पड़ता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि बज्जी संघ में क्या है, बज्जी है, लिच्छवी है, ज्ञात्रिक है, विदेह है, उग्र है, भोग है, कुरु है, इक्ष्वाकु है। इसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख हो गया, जिसके राजधानी वैशाली, और वैशाली शहर बना विशाल के नाम पे। इसके बाद मिथिला का विदेह क्षेत्र और ज्ञात्रिक संघ, ज्ञात्रिक कुल वाला, एक विदेह और ज्ञात्रिक, मतलब पहला सबसे टॉप पे हो गया इसमें लिच्छवी, फिर विदेह और ज्ञात्रिक। ये सब प्रमुख क्या थे, संघ थे, प्रमुख कुल थे, और इन सब 8 को मिलाकर करके बज्जी संघ है जो बनता है, जिसमें बज्जी संघ यानी लिच्छवी को क्या किया जाता है, विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का संज्ञा दिया जाए, किसको, बज्जी संघ। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है, सिंपल सी बात हम लोगों ने किया, है ना। सिंपल सा हम लोगों ने बात किया कि बिहार टोटल 16 महाजनपद थे, है ना। बिहार टोटल उस समय 16 महाजनपद थे, 600 BC के पास में अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय,
भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग, तो 16 महाजनपद होंगे, उसमें से 3 किस में होंगे? बिहार में। और इस 3 में हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था? कि कुछ इस प्रकार से डिवीजन हो। यह वाला एरिया क्या होगा? मगध होगा। और यह वाली एरिया अंग प्रदेश। और यह वाली एरिया कौन है? बज्जी। बज्जी संघ। ठीक है, इसमें कितने हैं? 8। एक तो खुद क्या होगा? बज्जी। इसमें खुद कौन होगा? बज्जी। बज्जी होगा। फिर कौन होगा? लिच्छविक होगा। फिर कौन है? ज्ञात्रिक होगा। फिर उग्र। विदे, उग्र, भोग, कुरु, कुरु। और लास्ट में इक्ष्वाकु। नाकु। ठीक है, जिसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में, वह कौन से कुल से संबंध रखते थे? उनका यात्री। संबंध किससे था? ज्ञात्रिक कुल से। ठीक है, तो बोलो, आठों यदि आपसे पूछा जाए, ऐसे तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ा सा अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए आपसे कहा जाए कि 8 पॉइंट को या 8 नाम याद करो, तो याद होगा। पहला कि बज्जी है, तो बज्जी प्रमुख एरिया उसका कौन कौन है? एक तो लिच्छवी हो गया। महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल से थे, है ना, तो ऐसे करके ही याद रख सकते हो। मिथिला वाला एरिया विदेह हो गया, है ना। और कोई आदमी उग्र हो जाता है तो खूब भोग लगाता है, नहीं, कई बार लोग गुस्से में भी खूब खाते हैं, क्या करेगा, खूब खाएगा बैठ करके। और इक्ष्वाकु, जो आप देखते हैं अब राजा दशरथ वगैरह को, तो वो सब कौन से कुल से रहेंगे? इक्ष्वाकु। ठीक है, अब चीजें बड़ा अलग अलग तरीके का है कि रामायण की कहानी कब की है, तो यह चीजें क्लियर तो नहीं होती, बट कहीं कहीं यह बात मेंशन है कि इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध था। चलो, कुरु तो इसको हटा एक दिया। क्या? कुरु। कुरु एक अलग महाजनपद है ना? नहीं, तो ये वो वाला कुरु नहीं है। हाँ, वो वाला नहीं है। ठीक है, चलो, आठों का नाम बताओ पहले। बज्जी। सबसे लिच्छवी। पहले बज्जी है बज्जी। तो बज्जी, फिर लिच्छवी, लिच्छवी। फिर यात्री। ज्ञात्रिक, फिर विदेह। विदेह, उग्र। और 3 गो, उग्र, भोग, भोग। कुरु, कुरु। और लास्ट में इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु। है ना, इच्छा था खूब खा लिया। तो किसी तरह से इसको दिमाग में रखेंगे, ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो मगध महाजनपद। किसकी बात? मगध की। मगध देखोगे सभी तरीके से क्या था? मजबूत, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, यानी जियोग्राफी भी इसका फेवर कर रहा था, पैसा था यानी इकोनॉमिकली भी समृद्ध था, और पॉलिटिकली भी मजबूत, यानी हर तरह से मजबूत रहेगा यह मगध। कारण क्या है? देखो, इधर से कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है, इधर से सोन नदी। किसी को नदी पार कर करके, आज एयरफोर्स तो उस समय नहीं था, नदी पार कर, नदी अपने आप में क्या हो जाता है? बॉर्डर हो जाता है। ठीक है, तो नदी पार ढो कर करके इधर कोई आएगा लूटने के लिए तो मुश्किल होगा। आज तो बहुत सारी साधन है। ठीक है, तो यह एरिया आपका शक्तिशाली रहेगा, कई सारे खनिज संसाधन होंगे हमारे पास। और तो सबसे मजबूत कहे, जो 16 महाजनपद था, उसमें से मजबूतों में से एक था ही। अब तीनों में मजबूत तो है, ये था जो बिहार में, जिसकी शुरुआत की राजधानी कहाँ रही? राजगीर।
गिरि ब्रज या राजगीर? यह राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल। सब लाइन गिर गई, लास्ट में विपलाचल गई। चल गई। नहीं, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल। नाम याद नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन है? आपका राजगीर, और उसकी पहाड़ियों का नाम, ठीक है। तो मगध सबसे शक्तिशाली है ना, सबसे शक्तिशाली। राजधानी कहाँ? राजगीर या गिरिब्रज। और इसका विस्तार पटना से लेकर के कहाँ तक? गया तक है। जिसकी चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। लेकिन बिहार के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? टिकट, टिकट। व्रात, इकट। इकट का मतलब असभ, अपवित्र। है ना। अब देखिए, इसके बाद है जो अंग महाजनपद, जो कि कहाँ है? भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया में। इसकी राजधानी चंपा, और इसका अंतिम जो शासक था उसका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। और इसको क्या किया है? मगध का शासक था बिंबिसार, वो आगे सब पढ़ेंगे आप। तो ब्रह्मदत्त को हराया मगध का शासक बिंबिसार, और क्या किया? अपने में मिला लिया इसको। ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे। तो क्या किया? इस अंग को, यहाँ पे इसकी शक्ति का राइज होगा, तो इसका शासक रहेगा कौन? बिंबिसार। और इसका शासक रहेगा ब्रह्मदत्त। और इस ब्रह्मदत्त को बिंबिसार क्या करता है? हराता है, इस एरिया को अपने में मिला लेता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार किसको हरा करके अंग को अपने अंदर ले लेता है, तो वह कौन सा है? रामदत्त। है ना, वह है आपका ब्रह्मदत्त, ठीक है। अब देखिए, मगध का उत्कर्ष और उसका राजवंश, ठीक है। मैंने आपको कल पीडीएफ शेयर किया था, है ना, जो कि कंप्लीट हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का था, जिसमें उतना पढ़ लेने के बाद आपका काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस बुक से ही चीजों को अभी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उस पर चलेंगे, ठीक है। चलो, अभी तक जो पढ़ा उसमें हमारे काम का बात क्या है बताओ? पूरा हिस्ट्री के हिसाब से फिर से चीजों को रिमाइंड करना है। देखो, यहाँ से कोई बात ध्यान नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना है। खाली याद रखना है कि वो किताब होगा सोर्स, यात्री लोग लिखेगा, यात्री वगैरह आएगा विदेशी, उन लोग जो कहेगा बिहार वाले एरिया के बारे में या भारत के बारे में, और कुछ कुछ जो उस समय आर्ट एंड कल्चर के पार्ट होंगे, उसका अवशेष अभी तक रह गया होगा, उसके आधार पे हिस्ट्री को लिखा गया, जिसमें स्टोन एज का चर्चा मिलता है हमारे यहाँ। और स्टोन एज में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल, जिसकी अवशेष कहाँ से मिलेंगे? मुंगेर और कहाँ से? नालंदा से। मध्य नालंदा। पाषाण काल में, मेसोलिथिक में कहाँ से देखने को मिलेगा? तो खाली मुंगेर से। और नियोलिथिक में चिरांद, जो कि सारण में है, चेचर, वैशाली, ठीक है, और मनेर, पटना, सिनवार, रोहतास, ये सब जगह है। गुफा चित्र कैमूर, नवादा और जमुई की पहाड़ियों से मिलेगा। यह काम था।
इसके बाद ताम्रपाषाण, जिसे चालकोलिथि कहते हैं, यानी कॉपर होगा और उसमें स्टोन होगा। यह चिरांद से, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, इन सब से मिलेगा, लेकिन चिरांद वगैरह प्रमुख याद रखेंगे। वैदिक में चीजें, उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर वैदिक में चीजें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। और ऋग्वेद में इसको कीकट या प्रात कहा है, जिसका मतलब अछूत एक प्रकार से। फिर 16 महाजनपद है, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। अंगुत्तर निकाय आपसे पूछे बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपद थे। इन महाजनपद की बात करें तो बनता कैसे है, तो सबसे पहले कबीला, फिर जन, फिर जनपद, और फिर महाजनपद, जिसमें 16 महाजनपद हैं। 3 बिहार में हैं, और तीनों में प्रमुख कौन है? तीनों में मगध। मगध मगध। सबसे ज्यादा है। और अभी हम लोगों ने बात किया कि मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर। राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ? 5 पहाड़। 5। ठीक है। मगध का एक शासक आएगा, जिसका नाम होगा बिंबिसार। और अंग का शासक रहेगा कौन? ब्रह्मदत्त। इसको हरा ब्रह्मदत्त। करके अंग को क्या करता है, अपने में मिला लेता है, अपना अंग बना लेता है। फिर अगला बज्जी संघ। बज्जी संघ में हम लोगों ने पढ़ा अष्टकुल थे, 8 कुल, जिसमें एक तो बज्जी खुद, दूसरा लिच्छवी, फिर ज्ञात्रिक, फिर उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। बाकी 16 हमने, ये 16 एकदम याद कर लेना है राजधानी। ठीक है, एक बार याद हो गया, बस कुछ नहीं करना है, पेन पेपर उठाना है, रख लो, मगध लिखो, गिरिब्रज, राजगीर, जिसे जो भी मीडियम है आपका। मगध है, इंग्लिश में लिखते हो इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हो इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, जैसे भी लिखना है, लेकिन चीजें याद हो जानी चाहिए, जो कि कल हम लोगों ने किया भी था। 16 में कितने बिहार में है? 3 बिहार में है, 3 बिहार में। ठीक है। इसके बाद है जो, इसके बाद जो है, हम लोगों ने फिर बज्जी संघ, मगध, मगध वाला बात हम लोगों ने कर लिया, मगध की चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। इसके बाद है जो अंग, अंग को, अंग को कौन मिलाएगा मगध में? बिंबिसार। शासक उस समय कौन रहेगा? ब्रह्मदत्त। इतनी याद रखना है, नहीं तो खोदने जाएंगे तो, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सबके बारे में खोद खोद कर करके बेकार है। जितना पूछा जाता है उतना ही रखना इन्फॉर्मेशन। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का मीनिंग यही है कि बार बार तुम किताब खोजोगे। ठीक है, फटफट देखो देखो, है ना, कि ब्रह्मदत्त को हराया बिंबिसार। की पॉइंट है जो मैप पे ही दर्शाए, और फिर चले खैर। अब देखिए मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, तीनों में सबसे प्रमुख रहेगा कौन? मगध। मगध। तो जो सबसे प्रमुख रहेगा, आगे वो उसी का बोलबाला होगा। तो इतिहास ज्यादा इसी का देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आया है, क्या है, कुल का मतलब क्या है, और कोई क्वेश्चन? न्यू मैसेजेस, 1 मिनट, कहाँ गया? देखो, कभी ऐसा सुने हो कि किसी का कुल खानदान कैसा है ना? तो मतलब वह सबका क्या होता था, ग्रुप एक प्रकार से कहो। ठीक है, सोसाइटी कई सारे ग्रुप में बटे हुए थे, और वह क्या था, वह एक पारिवारिक इकाई था, मतलब फैमिली का एक यूनिट। गोतिया उतिया समझते हो, है ना, समझते होगे। अच्छा, मैं टोटल वाला समझ रहे थे, ओहो, ये वाला टोटल समझ रही थी, है ना, बड़ा विडम्बना है। ठीक है। हम लोग क्या दिक्कत यही है, लैंग्वेज वाला जो इशू है ना, बड़ा दिक्कत। हम लोग क्या, लोग सोचते हैं हिंदी में है,
ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, भाषा का बैरियर कारण से भारत बहुत पीछे है, बिहार बहुत पीछे है। ठीक है, दिक्कत होता है इसमें। एक लैंग्वेज में सोचना रहेगा तो बड़ा अच्छा सोच पाएगा लोग, यहाँ ट्रांसलेट करने के चक्कर में सोचने समझने की शक्ति जो है छीन हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चाइना देखो हर एक चीज अपना मंदारिन में करता है, तरक्की कर रहा है। खैर, हाँ तो कहाँ पे थे, बात हम बोलने वाले थे, पता नहीं याद नहीं। हाँ, तो आते हैं मुद्दे पे। हाँ, एक बात ही बोल रहे थे, जैसे कई बार हम अपने भांजा को पढ़ाते थे तो एबीसीडी में आता है क्या, जाते जाओ आएगा ओ। ठीक है, फिर हिंदी वाला में आ ही पढ़ाओ तो एक टाइम आता है ओ। ठीक है, तो पहले तो इंग्लिश वाला याद कर लिया, अब इसके बाद क्या हुआ, आई याद करवाए उसको। ठीक है, तो ई वाला जब वो आता है ना, तो उसके बाद है ना बोलेंगे कि अगला कौन है, ओ, अगला कहेगा फिर पी। ठीक है, उसी तरह से आई वाला है, तो ई आया, तो ई के बाद कौन, एफ। समझ रहे हो कंफ्यूजन, दिमाग का कंफ्यूजन, ये तो है कंफ्यूजन, ही तो है। और उसको ले आया कि एक बार है जो एफ आता है, एक बार है जो वो आता है। चलिए खैर, क्या किया जाए, सिस्टम ही ऐसा है। अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ दिया, नहीं। द इंग्लिश लेफ्ट, स्टिल इंग्लिश अलाइव। अंग्रेज चले गए बट अंग्रेजी छोड़ गए। ठीक है, और उसका दुख दर्द पीड़ा लोग झेलते भी हैं। आगे देखिए, कुछ चीजें हैं तो इंग्लिश में बड़ी अच्छी, कुछ चीजें हिंदी में बड़ी अच्छी, लेकिन अब तकनीकी का दौर है, तड़क भड़क वाली दौर है, तो हर जगह पे इंग्लिश ही प्रमोट होता रहता है। कोई इंग्लिश अच्छा बोल रहा है तो उसको अच्छा ट्रीट किया जाता है। खैर, बात अलग है, लेकिन लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। आगे देखिए, अब मगध का उत्कर्ष एवं उसके राज्यवंश, जो देखे यह वाली मगध, ये आखिर इसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उत्कर्ष मतलब समझते हो, ये इतना प्रोस्पेरस कैसे बन गया, इतना मजबूत कैसे हो गया कि अंग को या बज्जी को हराएगा इधर, किसको, बनारस काशी को हरा देगा, और हराते हराते पाकिस्तान वाला बॉर्डर पार कर देगा। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो रहा होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे प्रमुख यह है जिसकी स्थापना नॉर्मल वे में भी समझो, मूलतः माना यह जाता है कि इसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया था। अब देखो कुछ कुछ नाम आएंगे, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा ब्रह्मदत्त, और अभी पढ़ रहे हैं बृहद्रथ। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि ब्रह्मदत्त वह शासक था जो अंग का था, और उसको कौन हराया, बिम्बिसार। बिंबिसार। एक टर्म आएगा जानते हो क्या, बिंबिसार, एक आएगा बिंदुसार। बिंबिसार ये क्या है, शुरुआती वाला शासक है। बिंदुसार अशोक का पिता चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, वो कौन, मौर्य वंश का है, यह ध्यान रखना है, कंफ्यूजन होगा। इसलिए जो जो कंफ्यूजन होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी बुक तो आप भी पढ़ सकते हो खुद, कोई 30 मार्क वाला बात तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे, बट चीजों को कनेक्ट करना है। खुद से थोड़ा सा मुश्किल होता है चीजें,
है ना, और खुद का अनुभव उस चीज में नहीं होता है, इसलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। खैर, तो मगध की स्थापना की बात करें तो करने वाला कौन है? बृहद्रथ, जिसके पुत्र का नाम जरासंध था, है ना। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। और ऐसा कहा जाता है कि इसका वर्णन महाभारत में है। ठीक है। जरासंध का संबंध जो है किससे बताया जाता है? कंस से। मामा कंस का नाम सुने हो? कृष्ण भगवान के मामा कंस। तो कहा यह जाता है कि कंस भी अत्याचारी था और इधर जरासंध भी था। बहुत सारी महिलाओं को ये लोग, जरासंध है जो जेल में बंद करके रखे हुए रहता है। ठीक है। मजबूत था। और कई बार यह भी कहा जाता है कि यह, इसका जन्म हुआ था दो राक्षसनी से। मतलब का आधा पार्ट एक से और आधा पार्ट दूसरे से बना हुआ था। तो उसमें लड़ाई होगा भीम और जरासंध के बीच। भीम ताकतवर। ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, बट बस ऐसे ही सुना रहे हैं। तो भीम थे ताकतवर। और एक मिनट, मान लो कि जरासंध है। ठीक है। मुंडी उंडी लगा देते हैं, हाथ पांव जो भी है। लड़ाई होगा। भीम थे ताकतवर, वो क्या करते थे? टांग पकड़े इसका दोनों, एक टांग इधर एक टांग इधर, खींच करके बीच से चीर देते थे। चीर करके फेंक दिए। वो क्या होता था, इसका शरीर आपस में आकर के फिर से जुट जाता था। तो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान भीम को इशारा करते हैं कि क्या करो, जो इसको दो पार्ट में कर रहे हो, तो क्या है, ये दोनों पार्ट जुट जा रहा है क्योंकि सीधा है। तो ये चीरने के बाद क्या करो कि इधर वाला पार्ट को इधर फेंक दो, इधर वाला पार्ट को इधर फेंक दो। और इस प्रकार से जब फेंकते हैं तो जरासंध का शरीर जुड़ नहीं पाता है, मर जाता है। ऐसा कहानी है ना। कितनी सच्चाई है, नो वन नोज। आगे देखिए, तो याद रहेगा, बृहद्रथ वंश सबसे पहला वंश रहे। प्रसिद्ध शासक जरासंध, और बृहद्रथ नाम है, मतलब बोलिए, बृहद्रथ नाम है, इट मीन्स वंश का नाम भी यही है। अब देखिए, कई बार कारण आपसे पूछा जाए तो हम लोगों ने चर्चा भी किया था थोड़ी देर पहले भी, कि मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो सुरक्षित रहेगा। नदी से घिरा हुआ रहेगा कि नहीं? गंगा नदी है, सोन नदी है, और भी अलग अलग नदियां हैं। अच्छा, ये एरिया में नदी पहले से है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नदी के आसपास वाला एरिया में कौन सा मिट्टी होता है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी, उर्वरक क्षमता इसकी काफी अधिक होती है। तो बताओ, सैनिक उन्हें को खाने के लिए दिक्कत तो होगा नहीं, लोग तो भूख मरेंगे नहीं। नदी का जाल बिछा हुआ है, नदी आपने पढ़ा है, तो नदी बहुत सारा है, सिंचाई का सुविधा, उसमें नाव वगैरह भी चलाया जा सकता है। और फिर पढ़े कि जो अपना दक्षिण बिहार वाला एरिया है ना, वह खनिज संसाधन से भरा हुआ है। वन है, लकड़ी है, ताकतवर हाथी है, जिसे पलामू डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आप। उस वाले एरिया से क्या, हाथी आया करता था।
इस प्रकार से हर एक फील्ड में क्या था, मगध को एडवांटेज था, और इसके कारण से मगध का क्या हो गया, उत्कर्ष, अपलिफ्टमेंट हो गया। तो आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं मगध के उत्कर्ष का कारण, बताओ। कोई नहीं। 5 पहाड़ी से घिरा था उसका राजधानी राजगीर। हम्म। और और मिट्टी उपलब्ध थी। अरे बोलो, नदी पहाड़ी से से घिरा था, नदी था, उपजाऊ मिट्टी था, है खनिज ना, खनिज संसाधन संसाधन थे, समृद्ध यही हुआ। हो गया 3-4 पॉइंट। उतना एकदम सोचने लगते हो, जब तक कि वोमिटिंग ना करोगे ना, मन हल्का नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात बोलो बोलो, है ना। दांत क्या नहीं फोड़ रही है, दांत बाहर निकल गया क्या। चलो आगे बोलना है। अच्छा, वोमिटिंग वर्ड पे। हम्म। अब देखो, तो सबसे पहले कौन सा वंश, बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद हर्यक। अब कभी कभी एग्जाम में ना एक क्रम पूछ दिया जाता है कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आया। ठीक है, तो पहला बृहद्रथ, उसके बाद देखो हर्यक वंश। अब यहीं से टाइम लाइन याद रखना शुरू करना है, इसके पहले टाइम लाइन आपको याद नहीं करना था। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोले, बृहद्रथ वंश, इसका टाइम याद नहीं रखना है। संस्थापक कौन है बोलो, बृहद्रथ बेहद। वंश का बृहद्रथ। प्रमुख शासक कौन है, जरासंध। और और इसका अंतिम शासक है रिपुंजय। रिपुंजय को बिंबिसार, है ना, हटा करके गद्दी पर बैठेगा। जिस वंश की स्थापना करेगा उसका नाम पड़ेगा हर्यक वंश। कब है, 544 बीसी से कितना, 444, और उससे भी कम आ जाओ तो 92। कितना होगा, 412 बीसी। 544 से 412, जिसमें सबसे पहले रहेगा बिंबिसार। अभी बोल रहे थे ना बिंबिसार, क्या यह वही बिंबिसार है जिसने अंग को मिलाया। यस, यह वही बिंबिसार, जिसका संबंध कौन से वंश से है बताओ, हर्यक वंश। कौन सा डायनेस्टी है, हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, 544 से, बोलो, 544 से 412, जिसमें 544 से 492 तक, कब से, 544 से 492 तक बिंबिसार रहे, जो कि इस वंश का क्या करेगा, स्थापना, है ना, इस वंश का क्या करेगा भाई, स्थापना। तो इसके पहले कौन सा वंश था बताओ, बृहद्रथ, लेकिन वह उतना प्रमुख नहीं माना जाता है। और सबसे प्रमुख कौन माना जाता है, कौन माना जाता है, बिंबिसार। कि मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जिसने कौन से वंश की स्थापना किया यहाँ, हर्यक हर्यक। वंश। ठीक है, ये क्या किया कि अगल बगल में है क्षेत्र, है कि नहीं, इसके अगल बगल में क्षेत्र है, इधर अंग है, इधर वैशाली है, इधर कौन है, काशी है। ये कौन सा नीति को अपनाया, विवाह नीति। कैसे लोग ब्याह करता, तिलक मिल जाता, तो यह विवाह नीति अपनाया। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा,
इससे बेनिफिट यह होगा कि जैसे मान लो कि इधर से विवाह किया, एक तो लड़ाई झगड़ा बंद, दूसरा क्षेत्र भी मिल जाएगा, है कि नहीं। और साथ ही इसका सेना उना लोग सब मदद करेगा कहीं दूसरे जगह पे लड़ाई करने में, समझ रहे हो। तो यह विवाह नीति को अपनाया, मैरिज पॉलिसी, ठीक है। और सबसे पहले क्या किया, कौशल देवी, कौन, कौशल देवी से विवाह किया। और इसके दहेज के रूप में उसको क्या मिल गया, काशी, बिना लड़ले उड़ले मिल गया। पहले तो डेट बताओ, कब, 544 बीसी, 544 बीसी, ठीक है। पहली पत्नी का नाम कौशल देवी था। फिर देखो दूसरी पत्नी, जिसका नाम क्या था, चेलन्ना। पहली पत्नी कौशल देवी, दूसरी पत्नी चेलना, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। अब लिच्छवी कहाँ पड़ेगा, वैशाली। वैशाली। देख रहे हो, आसपास वाला एरिया से ही क्या अपना संबंध को बेहतर कर रहा, ठीक है। फिर देखोगे आप, तीसरी पत्नी मद्र देश की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था, हेमा। खेमा। समझ रहे हो, पंजाब तक पहुंच रहा है अपनी इस पॉलिसी से, ठीक है। फिर ये कहाँ, ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुका है, वैशाली में, ठीक है। वैशाली जाता है तो शादी विवाह भी किससे हुआ वहां, चेटक की पुत्री चेलन्ना। तो कहा यह जाता है कि यहाँ क्या था, किसी टाइम महात्मा बुद्ध भी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ एक नर्तक महिला थी जिसका नाम था आम्रपाली। तो बिंबिसार का और आम्रपाली का संबंध जग जाहिर था। और कहा यह जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए यहाँ से, कहा जाता है कि आम्रपाली और बिंबिसार से क्या हुआ, जीवक का जन्म हुआ। किसका, जीवक का। और यह जीवक जो था, क्या था, डॉक्टर था भाई। क्या था, डॉक्टर। और उस समय जो 16 महाजनपद हम लोगों ने पढ़ा, उसमें एक उज्जैन भी था, ठीक है। और उस समय राजा था चंड प्रघोत। और उसके उपचार के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा, जीवक को दीपक। भेजा, है ना। जीवक उपचार करता है और उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो बिंबिसार अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था, ब्रह्मदत्त को मार करके अंग को हथियाता है, लेकिन उसी का पुत्र, जिसका नाम था अजात शत्रु, 492 बीसी में बिंबिसार का क्या कर देता है, हत्या। तो बिंबिसार का हत्या करके उसका पुत्र गद्दी पे बैठेगा, तो कब बैठेगा बताओ, 492 बीसी। इसके बाद 492 से देखेंगे आप, कब, 460 बीसी, 492 से
460 BC। ठीक है। इस समय गद्दी पे रहेगा कौन? अजातशत्रु, जिसका वास्तविक नाम था कुनिक। शासक के रूप में फेमस हुआ अजातशत्रु के नाम से। अब क्या हुआ कि तो कई सारा शादी कर रखा था इसका पिता, तो नहीं होता है चीजें अनबैलेंस, कहीं पे मान ज्यादा और कहीं पे कम। खैर, यह देखेंगे कि अजात शत्रु के पहले कौन था? उसका पिता यानी बिंबिसार, उसको कौशल मिला हुआ था, काशी वाला एरिया, कौशल से विवाह करने के बाद। लेकिन जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, उस समय राजा था परसेंजित, और परसेंजित क्या करता है? वापस ले लेता है, फिर लड़ेगा और अजात शत्रु एरिया को जीत लेता है। ठीक है। इसके बाद है जो बाजीरा से अजात शत्रु का विवाह कर दिया। इसने बज्जी संघ को हराया, मल्लो को हराया। ठीक है। यह जैन धर्म का क्या था? अनुयायी। कौन? अजातशत्रु। लेकिन बाद में क्या होगा? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसी के टाइम में ये रहेगा कब? 492 से 460, यानी 32 साल तक रहेगा। और इसी बीच में पड़ेगा 483। और इस समय क्या होगा? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो 483 BC में इनकी मृत्यु होती है। और फिर क्या होंगे? बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन, बुद्ध भगवान के उपदेशों का संकलन वगैरह कराने के लिए, धर्म को आगे फिर कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के लिए क्या होता है? एक बौद्ध संगीति होता है, जो कि कहाँ होता है? राजगीर में। कब होता है? 483 में। शासक कौन था? बोलो। अजात शत्रु। है ना, उस समय का शासक था अजातशत्रु। ठीक है। इसके बाद देखो 460 हो गया, खत्म। इसके बाद अजात शत्रु का बेटा रहता है उदयन। 460 में अजात शत्रु को निपटा दिया, यानी अजात शत्रु का हत्या किसने किया? उदयन ने। और उदयन जो है राजगीर से राजधानी मगध का कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र। इसलिए हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं। क्या चर्चा करते रहते हैं? कि पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया? तो उदयन ने। उदयन उदाइन एक ही लिखा जाता है। ठीक है। तो उदयन अपने पिता का हत्या कर दिया। इसके बाद क्या होगा? मतलब समझ रहे हो? अजात शत्रु अपने पिता का किया, और फिर अजात शत्रु का बेटा अजात शत्रु का हत्या कर दिया। और इस वंश का नाम है हर्यक। पिता के मारने के कारण से इसका नाम पड़ता है पितृहंता। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भैया, पितृहंता वंश के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वह हरियक कौन सा वंश। वंश होगा? हर्यक वंश होगा। ठीक है। हर्यक वंश होगा। इसके बाद इसके 3 पुत्र होंगे। उदयन के तो गद्दी के लिए लड़ेगा ही। अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। ठीक है। और नागदशक के बाद जो हर्यक वंश है, क्या खत्म? तो बताओ, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबी। अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नागदशक। अच्छा, क्रम बताओ। 500
44 BC से 92 492 BC तक कौन रहा? अजातशत्रु। बिंबिसार। और 492 से 460 तक कौन रहेगा? अजात अजातशत्रु। शत्रु। अजातशत्रु। और 460 से 444 तक उदयन। 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 और उसके बाद है जो फिर ये दो तीन रहेगा। तो इन लोग फिर क्या होगा, धीरे धीरे कुछ दिनों तक चलाते चलाते चलाएगा और नाग दशक को निपटा देगा 412 में। फिर 412 से 344 तक रहेगा शिशु नाग। तो पहले याद है बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, पितृहंता वंश। अब देखो शिशु नाग वंश। हर्यक वंश का राजधानी राजगीर था। राजगीर था या पाटलिपुत्रा भी हुआ? पहले राजगीर था, फिर पाटलिपुत्रा भी होगा, है ना? फिर पाटलिपुत्रा भी होगा, दोनों। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो वंश आता है उसका नाम है शिशुनाग। ठीक है, शिशु नाग वंश। तो हर्यक वंश के बाद आएगा ये। और इसमें शिशुनाग जो होगा राजधानी अब बदल के कर देगा वैशाली। पहले राजगीर, फिर पटना, फिर वैशाली। तो पटना कौन लाया था? उदयन। अब वैशाली कौन ले गया? बोलिए। शिशुनाग। वैशाली ले गया शिशुनाग। यही सब बात खाली ध्यान रखना कि कौन कहां ले गया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को हराया, मगध में मिलाया। वत्स और कौशाम्बी को इसने मगध में मिलाया। इसका मतलब है कि शिशु नाग थोड़ा प्रमुख शासक है। ठीक है। इसके बाद शिशु नाग के बाद आता है काला शोक। एगो अशोक अलग है, एक काला शोक है। मगध का शासक बनता है और ये एकदम काला था, जिसके कारण से पुराणों में इसे काक वर्ण कहा गया। ठीक है। और यह क्या करता है, शिशुनाग जो वैशाली ले गया था राजधानी, फिर से पाटलिपुत्रा लाता है कौन? काला शोक। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है काला शोक के टाइम में। इसके बाद काला शोक का 10 पुत्र शासन चलाएगा और अंतिम शासक था नंदी वर्धन। अंतिम शासक कौन था? नंदी। इसके बाद आप देखेंगे कि नाग वंश जब खत्म होगा तो आएगा कौन सा वंश? नंद वंश। 344 से 321 BC तक रहेगा यह, जिसकी स्थापना करने वाला है महापद्म नंद, जो कि शिशु नाग वंश को खत्म करे। बड़ा ही शक्तिशाली शासक रहेगा और यह एक राट का उपाधि लेगा, एक छत्र का उपाधि लेगा। पाली ग्रंथ में इसको उग्रसेन भी कहा गया है। किसको? महापद्म नंद। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है। और पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग सबको हरा दिया। और हराने के बाद आप देखेंगे तो महापद्म नंद के टाइम में सबसे ज्यादा मगध का क्या होगा? विस्तार। कलिंग पर पहला बार विजय किया महापद्म नंद। ठीक है। व्याकरण लिखने वाले जो पाणिनि हैं, इन्हीं के टाइम के। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसके टाइम में 326 में
सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि नंद वंश सुखी संपन्न तो था ही, सैन्य शक्ति से मजबूत भी था। कई लोग कहानी सुना देता है, सिकंदर डर करके, व्यास सिकंदर की सेना डर करके व्यास नदी को पार नहीं करती, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि घनानंद में और दरबारी विद्वान चाणक्य के बीच बतकुच्चन टाइप का होगा चीजें। और उसमें चाणक्य क्या करते हैं, घनानंद की हत्या करा करके और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठा। ठीक है। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य से ही आ गया कौन सा वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश। समझे, चंद्रगुप्त मौर्य से ही आ गया मौर्य वंश। तो हम लोग कल मौर्य वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है। समकालीन मतलब क्या होता है? कंटेम्पररी उसका इंग्लिश होता है, सेम टाइम में। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और इसी टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, डन। डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है। तो दोनों क्या है, एक ही टाइम में, एक उधर है एक इधर, उसी को समकालीन कहा जाता है। ठीक है। ये तो बाकी हम्म। हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।